सर्वे में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था थियोडोलाइट, ठीक है। तो थियोडोलाइट के अंदर हमने पिछले लेक्चर में उसके कुछ डेफिनेशंस और उसके मेन पार्ट्स के बारे में बात की थी। अब आज हम बात करते हैं कि थियोडोलाइट से हम कौन कौन से फंक्शंस कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर आता है मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, मतलब कि हम थियोडोलाइट की मदद से हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके 3 मेथड होते हैं, जनरल मेथड, रिपीटेशन मेथड और रिट्रेशन मेथड। सबसे पहले अगर जनरल मेथड की बात करें तो कोई भी प्रोसीजर हो उसके अंदर हमको सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को सेट करना होता है उसके स्टेशन पर ले जाकर। तो उसके लिए जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट। ठीक है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको कि हर स्टेशन पर रिपीट वापस से करना पड़ता है। अगर पिछले स्टेशन पे सेटलमेंट कर दिया है तो भी आपको अगले स्टेशन पे जाकर वापस से सारे एडजस्टमेंट को नए तरीके से नए सिरे से करना होता है। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट में क्या आते हैं, एक तो आता है सेंटरिंग, फिर आता है लेवलिंग। ठीक है, सेंटरिंग में क्या होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट का जो एक्सिस है उसको ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि स्टेशन मार्क करते हैं। उसके बाद आता है लेवलिंग। तो हमारा जो थियोडोलाइट होता है उसके अंदर लेवलिंग करने के 2 प्रोसीजर हो सकते हैं। एक हमारा थियोडोलाइट होता है 3 फुट स्क्रू वाला और एक होता है 4 फुट स्क्रू वाला। मतलब कि कुछ थियोडोलाइट जो है वो 3 स्क्रू वाले आते हैं, कुछ थियोडोलाइट 4 स्क्रू वाले आते हैं। तो उनको जो है वो आपस में एडजस्ट करके और प्रॉपर जो हमारी बेस प्लेट है उसको हॉरिजॉन्टल लेवल में लाया जाता है। उसके लिए हमको बबल ट्यूब्स दी हुई होती है। तो ये तो थे जनरल टेम्परेरी एडजस्टमेंट। किसी भी प्रोसीजर को शुरू करने से पहले ये हमको करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल मेथड की, हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए। तो ये जनरल मेथड क्या होता है, इसमें सिंपल सा है, हमको कोई भी एक लाइन दी हुई है, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है, ये हमारा ओ स्टेशन है। ठीक है, अब यहाँ से एक कोई ऑब्जेक्ट इधर है तो हमको इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट को इस पॉइंट पर सेट करेंगे। ठीक है, और सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो भी हमारा वर्नियर स्केल है और मेन स्केल है इंस्ट्रूमेंट का, उसको हमको 0 पे सेट करना है, तभी जो है वो रीडिंग हम 0 से स्टार्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, अब यहाँ पर जो हमारे स्क्रू के अरेंजमेंट होते हैं उनको आपको ध्यान से समझना है कि किस स्क्रू को क्या कब टाइट करेंगे और कब लूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें 2 स्क्रू के सेट होते हैं, एक अपर यानी कि वर्टिकल स्केल के लिए और एक हॉरिजॉन्टल स्केल के लिए। हॉरिजॉन्टल स्केल के लिए भी हमारे पास स्लो मोशन स्क्रू यानी कि टेंजेंट स्क्रू और क्लैंप स्क्रू होता है, वो दोनों स्क्रू हमारे वर्टिकल स्केल के लिए भी होते हैं। अभी हम बात करें हॉरिजॉन्टल सर्कल की, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंगल हमको मेजर करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये बात ध्यान रखनी है कि जो अपर प्लेट का जो क्लैंप स्क्रू होता है, अपर और लोअर, ये 2 टाइप के स्क्रू होते हैं। अपर क्लैंप भी बोलते हैं इनको, लोअर क्लैंप भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोअर क्लैंप को टाइट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का रोटेशन कंट्रोल होता है, मतलब रोटेशन टाइट हो जाएगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। और अपर स्क्रू से क्या होता है कि हमारा जो स्केल का मूवमेंट है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनिशियली हमको क्या करना है कि इंस्ट्रूमेंट को 0 पर सेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लोअर स्क्रू को टाइट कर देंगे और उसके बाद जो है वो इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करेंगे। उससे क्या होगा कि जब हमारा स्केल 0 पे आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, फिर अपर वाले स्क्रू को टाइट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो स्केल है वो उस 0 पे टाइट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास दोनों स्क्रू जो है वो टाइट है अभी, तो मतलब कि न तो इंस्ट्रूमेंट रोटेट कर पाएगा और न ही हमारा स्केल रोटेट कर पाएगा, मतलब कि बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट टाइट हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से इंस्ट्रूमेंट से इस डायरेक्शन में हमको साइटिंग करनी है, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को देखना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लोअर स्क्रू को लूज़ करेंगे ताकि हमारा इंस्ट्रूमेंट रोटेट हो सके। लेकिन अभी ध्यान रखना, हमने अपर वाले स्क्रू को टाइट किया हुआ है क्योंकि हमको अभी स्केल को रोटेट नहीं करवाना है। अब जब हमारा इंस्ट्रूमेंट इस डायरेक्शन में सेट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब हमको रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग लेने के लिए हमको क्या करना होता है, लोअर स्क्रू को तो टाइट कर देंगे और अपर स्क्रू को खोल देंगे। अपर स्क्रू को खोलने से क्या होगा कि अब हमारा स्केल मूव करना चालू हो जाएगा और फिर उसके बाद हम इस पॉइंट को साइड करेंगे और फिर उससे जो है वो हमारा इस एंगल मेजर हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कब किस स्क्रू को टाइट करना है, कब लूज़ करना है। अगर दोनों स्क्रू टाइट होंगे तो न तो इंस्ट्रूमेंट रोटेट कर पाएगा न ही स्केल रोटेट कर पाएगा। अगर लोअर वाला टाइट है, ठीक है, और अपर वाला लूज़ है, मतलब कि हम उस टाइम रीडिंग लेने की कंडीशन में है, हमारा स्केल मूव करेगा।
अगर हमने अपर वाले क्लैंप को टाइट कर रखा है और लोअर को खोल रखा है, मतलब कि हमारा स्केल रोटेट नहीं करेगा, खाली इंस्ट्रूमेंट जो है वो घूम सकता है 360 डिग्री। ठीक है। अब एक और बात, इसमें हमारे पास जो भी वर्नियर होते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट में, यहाँ पर हमारे पास 2 वर्नियर होते हैं, वर्नियर ए एंड बी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हम क्या करते हैं कि एक्यूरेसी के लिए हमेशा दोनों वर्नियर की रीडिंग को रीड करते हैं और फिर जो है उनका एवरेज ले लेते हैं। एक और बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जो हमारे ए और बी वर्नियर होते हैं उनके बीच में जो रीडिंग का डिफरेंस आता है वो आता है 180 डिग्री। ठीक है। और उसी के साथ हमने पिछले लेक्चर में फेस लेफ्ट और फेस राइट की बात की थी, तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि कोई भी रीडिंग हो, कोई भी प्रैक्टिकल हो, उसमें हमको फेस लेफ्ट एंड राइट दोनों फेस की रीडिंग हमको लेनी होती है, फिर उनका एवरेज आता है। फिर इसके बाद एक और बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई भी रीडिंग ले रहे हैं तो जनरली जो हमारा स्विंग होता है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो वो हमेशा जो है वो राइट स्विंग होता है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम रोटेट उसको हमेशा कराते हैं। तो ये कुछ जनरल मेथड था जिसके अंदर हम सिंपल सा है हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करते हैं। अब इसके बाद सेकंड आता है रिपीटेशन मेथड। तो रिपीटेशन मेथड के अंदर भी टेम्परेरी एडजस्टमेंट तो करने ही पड़ेंगे। बस अलग क्या है इस मेथड में कि इस मेथड के अंदर किसी भी एंगल को 3-4 बार रिपीटेडली मेजर किया जाता है और उससे जो है वो हमको 3-4 रीडिंग मिल जाती है किसी एक ही एंगल की, और फिर उसका हम एवरेज ले लेते हैं तो वो एक्यूरेसी हो जाती है। तो मतलब कि सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो है हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने का वो होता है रिपीटेशन मेथड। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रिपीटेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि मान लो हमको एक ये वाला एंगल मेजर करना है, ठीक है, ये हमारा स्टेशन है, तो हम क्या करेंगे, बाकी सारे तो प्रोसीजर वही रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रखेंगे, इधर देखेंगे और ये एंगल मेजर कर लेंगे। ठीक है। तो मान लो ये एंगल जो है वो हमारा है 30 डिग्री का। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जब हमने इसको देख लिया है तो अब हम क्या करेंगे कि लोअर क्लैंप को तो खोल देंगे और अपर क्लैंप को टाइट कर देंगे। उससे क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट घूम पाएगा लेकिन स्केल नहीं हिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से पूरा घुमा कर और वापस से इस जीरो को देखेंगे। अभी ध्यान रखना हमारे जो स्केल के ऊपर रीडिंग है वो 30 डिग्री आई हुई है, तो अभी हम वापस इसको देखने के बाद यूँ घुमाकर वापस यहाँ आएंगे। अभी हमारी रीडिंग 30 डिग्री है। फिर से अब हम क्या करेंगे कि लोअर क्लैंप को टाइट कर देंगे और अपर क्लैंप को खोल देंगे, तो अब स्केल मूव होना शुरू हो जाएगा। फिर से वापस हम इस एंगल को मेजर करेंगे, तो अब रीडिंग कितनी आएगी, 60 डिग्री आएगी। क्यों? क्योंकि पहले से 30 डिग्री जो है वो स्केल चल चुका था, उसके बाद और 30 डिग्री चलेगा तो वो 60 आ गया। फिर से वापस से क्या करना है, लोअर क्लैंप को तो खोल देना है, अपर क्लैंप को टाइट कर देना है, वापस से घुमाकर यहाँ लाना है, फिर से लोअर क्लैंप को टाइट कर देंगे, अपर क्लैंप को खोल देंगे, उससे हमारा स्केल चलना शुरू हो जाएगा और फिर से हम इस एंगल को देखेंगे और वो अब रीडिंग आएगी हमारी 90 डिग्री। ठीक है। तो मतलब कि इसमें क्या होता है, आगे से आगे जो है रीडिंग ऐड होती जाती है, हम बार बार स्केल को 0% नहीं करते हैं। ठीक है। फिर जो है मान लो हमने 3 रीडिंग ले ली, अब इन तीनों का टोटल करके एवरेज कर लेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है रिट्रेशन मेथड। तो रिट्रेशन मेथड कब काम आता है, जब हमको एक साथ कई सारे एंगल मेजर करने हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स है A, B, C एंड D पॉइंट, और ये हमारा स्टेशन है। हमको इन सभी के एंगल्स मेजर करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको देखा और फिर हमने जो है वो इसको देखा, इसको साइटिंग की, इसको साइटिंग की, तो इससे जो है वो हमको कॉन्स्टेंटली आगे से आगे जो है वो सारे एंगल्स मिल जाएंगे। ये होता है हमारा रिट्रेशन मेथड। ठीक है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे कि एक और बात ध्यान रखनी है, हमको पूरा घूमकर वापस जब हम A पर आएंगे तो हमको रीडिंग कितनी मिलनी चाहिए, 360 डिग्री। हमने 0 से स्टार्ट किया था और हमको वापस से घुमा कर आना है 360 पर। उस 360 के अंदर क्या होंगे, सारे एंगल होंगे। मान लीजिए ये जो है वो 60 डिग्री आया, उसके बाद ये मान लो 135 डिग्री आया, ऐसा कुछ करके जो है वो आगे से आगे एंगल जो है वो हम ले पाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकल मेजरमेंट्स की, यानी कि वर्टिकल एंगल्स कैसे मेजर किए जाते हैं। तो वर्टिकल एंगल जो हम मेजर करते हैं, वर्टिकल एंगल में कोई भी खास प्रोसीजर नहीं है, उसमें जैसे हम हॉरिजॉन्टल करते हैं वैसे ही वर्टिकल भी करेंगे। अब उसमें क्या होता है कि हमको इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के डायरेक्शन में इस टाइप से टेलीस्कोप को लेवल करना है, और फिर इसके बाद अगर हम एंगल को अपर डायरेक्शन में मेजर करते हैं, मतलब कि ये हमारा टेलीस्कोप है, इसको हम ऊपर देख रहे हैं इससे, तो वो एंगल कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन।
ठीक है। और अगर हमको कोई निचला पॉइंट, निचला एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे की तरफ देखना है तो वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। और एक और बात, जनरली जो होता है हमारा जो वर्टिकल सर्कल होता है वो उसमें जो रीडिंग जो ग्रेजुएटेड होती है वो या तो 0 से 360 डिग्री ग्रेजुएट हो सकती है, ठीक है, 0 से लेके 360 डिग्री तक। और कुछ सर्कल्स ऐसे भी ग्रेजुएट हो सकते हैं जिनमें कि ये 0 डिग्री होगा, 90, ये 0 और ये 90, ठीक है, दोनों ही टाइप के ग्रेजुएशंस इसमें हो सकते हैं। अब इसके बाद आता है एरर इन मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स, मतलब कि हम जब हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करते हैं तो उसके अंदर जो एरर आ जाती है वो कौन कौन सी हो सकती है और उनको किस टाइप से ठीक किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आता है एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर। अगर वर्नियर की इसेंट्रिसिटी के कारण एरर आ गई है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, टेकिंग बोथ वर्नियर रीडिंग, दोनों वर्नियर की रीडिंग को लेंगे तो आप उससे जो है वो आपकी ये वाली एरर क्लियर हो सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरर के बारे में पूछा जा सकता है कि किस एरर को किससे हम ठीक कर सकते हैं। फिर आता है एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन, मतलब कि अगर सर्कल के ऊपर ग्रेजुएशन सही नहीं दिख रहे हैं या विजिबल नहीं है क्लियरली तो हम क्या करना पड़ेगा, टेकिंग रीडिंग्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल, मतलब कि सर्कल की अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह से रीडिंग लेकर और हम इसको ठीक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एरर ड्यू टू इन एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड ट्रूनियन एक्सिस, मतलब कि अगर हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन और ट्रूनियन एक्सिस सही तरीके से एडजस्टेड नहीं है तो उसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, टेक बोथ फेस रीडिंग्स, मतलब कि दोनों फेस की रीडिंग, फेस लेफ्ट और फेस राइट की रीडिंग लेकर हम इसको सही कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है मिसलेनियस ऑपरेशंस ऑफ थियोडोलाइट। तो अभी हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स कैसे मेजर करते हैं वो देखा था, उसी के अलावा कुछ और ऑपरेशंस भी आते हैं, जैसे कि टू मेजर मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग निकालना, मतलब कि नॉर्थ के रेस्पेक्ट में उसका एंगल फाइंड आउट करना, ठीक है। कैसे करेंगे, ये कोई एक लाइन है, इसकी हमको मैग्नेटिक बियरिंग निकालनी है तो हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे और उसको नॉर्थ के डायरेक्शन में डायरेक्ट करेंगे और उसकी स्केल की रीडिंग 0 कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको कि ये जो एंगल है इस एंगल को जो मेजर करेंगे तो ये कहलाएगी हमारी इस लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग। फिर इसके बाद आता है टू मेजर डायरेक्ट एंगल्स। डायरेक्ट एंगल्स क्या होते हैं, कोई भी हमारा कोई ट्रावर्स है, कुछ लाइंस इस टाइप से जा रही है, ठीक है, तो उन लाइंस के बीच में डायरेक्ट जो एंगल हम मेजर करेंगे वो कहलाते हैं इनके डायरेक्ट एंगल्स, इनको भी हम थियोडोलाइट की मदद से मेजर कर सकते हैं। फिर आता है टू मेजर डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है उसको हम यहाँ पे इसी डायग्राम में समझते हैं कि यहाँ पर जैसे कि ये कुछ लाइंस जा रही है तो यहाँ पर हम बात करें कि ये जो लाइन है ये पिछली वाली लाइन से कितनी डिफ्लेक्ट हो रही है वो उसका कहलाएगा डिफ्लेक्शन एंगल। कैसे निकलेगा, पीछे वाली लाइन को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये जो एंगल बनता है वो कहलाता है डिफ्लेक्शन एंगल, मतलब कि हमारी जो फॉरवर्ड लाइन है, मतलब कि आगे वाली लाइन है, वो पिछली लाइन से कितना डिग्री बेंड हो रही है, ठीक है, वो कहलाता है उसका डिफ्लेक्शन एंगल। उसी तरीके से अगर इसकी बात करूँ तो ये पीछे वाली लाइन है, इसको हमने आगे बढ़ाया तो ये जो एंगल होगा वो इस लाइन का डिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। और जो डिफ्लेक्शन एंगल की रेंज होती है, हमेशा डिफ्लेक्शन एंगल जो होगा वो 0 से 180 डिग्री के बीच में ही होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन एंगल कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद आता है टू प्रोलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि कोई एक छोटी लाइन है उसको हमको सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है तो उसको बोलते हैं हम टू प्रोलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। फिर आता है टू रन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर कोई 2 पॉइंट्स है और उनके बीच में हमको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है तो उसको भी हम जो है वो थियोडोलाइट की मदद से कर सकते हैं। फिर आता है टू लोकेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, मतलब कि कोई 2 लाइन से, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इनके बीच का अगर हमको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो भी हम इस थियोडोलाइट की मदद से कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मिसलेनियस ऑपरेशन हमारे थियोडोलाइट के। इसके बाद इसका एक लास्ट टॉपिक और आता है जिसमें कि हम थियोडोलाइट के जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट होते हैं उनकी बात करते हैं। वो होते हैं, एक तो सबसे पहले सेंटरिंग करना, फिर आता है लेवलिंग जिनको कि हमने समझ चुके हैं। उसके बाद एक और आता है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स क्या होता है कि जब भी हमारा जो टेलीस्कोप होता है, थियोडोलाइट का जो टेलीस्कोप होता है, उससे जब हम कोई साइटिंग करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं
तो अगर वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्रॉस हेयर के प्लेन में नहीं बन रहा है, मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा या इंक्लाइंड या कुछ इस टाइप से बन रहा है, क्लियरली विजिबल नहीं बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। ठीक है, अब एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स करते कैसे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, दो स्टेप्स होती है इसकी। सबसे पहला होता है फोकसिंग ऑफ आई पीस, ठीक है, और दूसरा होता है फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि ये हमारा टेलीस्कोप का लेंस है, उसके अंदर जो है वो कुछ इस टाइप से एक क्रॉस हेयर बना होता है। तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस क्रॉस हेयर के प्लेन में नहीं बन रहा है, ऊंचा नीचा या आड़ा टेढ़ा बन रहा है, और जो इमेज है वो विजिबल नहीं है, प्लस ये जो क्रॉस हेयर है वो भी क्लियरली विजिबल नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फोकसिंग करनी पड़ेगी आई पीस की। आई पीस क्या होता है, जिस एंड से हम देखते हैं वो हमारा आई पीस होता है, वहाँ से अगर उसको एडजस्ट करेंगे तो उससे हमारा जो क्रॉस हेयर है वो क्लियरली विजिबल होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको करना है फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एंड को अगर हम फोकस करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो इमेज है वो हमारे इस क्रॉस हेयर की लाइन में उसके प्लेन में बनना शुरू हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर पैरेलैक्स को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हमको करना है फोकसिंग ऑफ आई पीस, जिससे कि हमारा जो क्रॉस हेयर है वो क्लियरली विजिबल होगा, और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव को फोकस करेंगे, जिससे कि इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्टिव के प्लेन में बनने लग जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ मिसलेनियस ऑपरेशन और उसका थियोडोलाइट का एडजस्टमेंट। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में ट्रावर्स सर्वे स्टार्ट करेंगे।